हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो है CUET लीट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इस बार 2022 का जो लीट एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उस बॉडी का नाम है CUET। उस बॉडी का नाम है CUET। तो CUET ने खासकर बीटेक लेटरल के लिए अपना नया सिलेबस जारी किया है। और जो पहले बच्चे सिलेबस पढ़ रहे थे UPCT लीट का, उससे एकदम पूरा का पूरा ये सिलेबस जो है डिफर कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बच्चे पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ चुके थे, जिनकी तैयारी हो गई थी, वो थोड़ा सा चिंतन में है कि सर हमने पूरी तैयारी कर ली थी, हमारा रिवीजन चल रहा था, पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो गया, तो काफ़ी दिक्कतें उनके लिए तो दिक्कतें हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, एक साल पहले से लगे हुए, उनका तो एक तरीके से मेहनत बेकार हो गया। लेकिन जो अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो अभी स्टार्ट ही नहीं किए थे, अभी सोच रहे थे, अभी 1 आध महीने हुआ था, उनको बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सिलेबस आपका चेंज हुआ है ऐसा, और जो सिलेबस चेंज हुआ है ऐसा नहीं केवल आपके लिए चेंज हुआ है, जितने भी बच्चे लीट का एग्जाम देंगे उन सबके लिए भी चेंज हुआ है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। सिलेबस जो है पहले की तुलना में अगर हम लोग देखें ओवरऑल, तो पहले की तुलना में टफ नहीं है। पहले की तुलना में सिलेबस आपका आसान ही पड़ेगा। हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे किस प्रकार से आपके सिलेबस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब अगर हम लोग बात करें CUET की वेबसाइट पे जाएं, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो है आपका जो एग्जाम यूजी के लिए हो रहा हो, ये तीन सेक्शन में हो रहा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में 2 पार्ट है, 1A और 1B। ये आपके लिए नहीं है, टेक्निकल के लिए नहीं है, ये खास करके उनके लिए है जो लैंग्वेज कोई पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, जैसे BA खासकर जो BA वगैरह करते हैं उनके लिए आपका सेक्शन है। अब अगर हम लोग बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन टू जो है ये बीटेक लेटरल वालों के लिए है। इसमें जो है सेक्शन 2 के डोमेन में जो है टोटल जो है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। टोटल 27 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से आपके सिलेबस में क्या क्या है ये हमको जानना है। जो बीटेक लेटरल के सिलेबस में है उसमें आपका मैथ है, मैथमेटिक्स है, मैथ है, और आपका है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और या कंप्यूटर साइंस है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक ही आपको करना रहेगा। हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। इन दोनों में से किसी एक को ही आपको एग्जाम में करना रहेगा। अब इससे क्वेश्चन कितने आएंगे और क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आपका मैथ है, अगर हम लोग मैथ की बात करें, तो मैथ से जो टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से कोई 40 क्वेश्चन ही आपको करना रहेगा। 50 में से 50 नहीं आपको करना है। आपको 50 में से ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि 50 में से कोई 40 प्रश्न ही करना है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में या आप लोग सेमेस्टर एग्जाम देते हैं तो एक प्रश्न में 3 पार्ट रहते थे, कोई 2 पार्ट हल करना रहता है। वैसे ही यहाँ पे ओवरऑल मैथ में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन ही करना रहेगा, और एक क्वेश्चन जो होगा 5 मार्क का होगा। तो टोटल पूर्णांक की अगर हम लोग बात करें तो 200 मार्क का हो जाएगा। पूर्णांक कितने मार्क का हो जाएगा? 200 मार्क का होगा। और ये कितने टाइम ड्यूरेशन में ये आपका होगा? ये 45 मिनट। इसके लिए जो है 45 मिनट का समय मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 40 क्वेश्चन मैथ को आपके करने हैं, मैथ के आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, और समय मिल रहा है 45 मिनट ओनली। तो यानी कि एक क्वेश्चन पे मान के चलिए 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। तो मैथ में चूंकि पूरा कैलकुलेशन ही करना रहता है, तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे, अगर आपको पूरा क्वेश्चन आता भी रहेगा तब भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ का ओनली क्वेश्चन 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना बहुत टफ बात हो गई। तो मैथ में अगर आप 45 मिनट में अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो अगर आप 20 क्वेश्चन कर लेते तो बहुत बड़ी बात है। अगर 15 भी कर लेते तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस एकदम पूरा, पहली बात मैथ का जो सिलेबस है पूरा 10+2 मैथ का है। तो पेपर आप लोग देखे होंगे, अगर UPCT लीट 21 का पेपर देखेंगे तो मैथ के जो भी क्वेश्चन आए थे उतने ईजी नहीं थे। तो यहाँ पे जो मैथ का क्वेश्चन आपका 10+2 लेवल का है तो उतना ईजी नहीं रहेगा। आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है तो आपका उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कट ऑफ भी बहुत लो जाएगा। अगर आप 50% मार्क ले जाते हैं तो आप मान के टॉप 10 या टॉप 20 में रहेंगे, इस तरीके से आपका कट ऑफ बनेगा। तो मैथ में 40 क्वेश्चन करना है 45 मिनट में,
और 200 मार्क का। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 20% है। एक सही होने पे 5 नंबर मिलेगा और एक प्रश्न गलत होने पे 1 नंबर क्या होगा, माइनस होगा। तो 45 मिनट में ये करना रहेगा। और इसके साथ ही कंप्यूटर या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दोनों में से किसी एक का चयन करना रहेगा। अब सीएस वाले बच्चे भी हम सिलेबस दिखाएंगे। अगर सीएस वाले बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे हैं सीएस से, अगर उनको कॉन्फिडेंस हो सिलेबस देख करके कि हम सीएस का पूरा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाएंगे सिलेबस देख करके कि उनको आता होगा पहले से, तो सीएस वाले सीएस ही पढ़ेंगे, उनको ड्राइंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे ड्राइंग पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ड्राइंग का सिलेबस छोटा है और क्वेश्चन लिमिटेड है। तो ड्राइंग में अगर पूरा अच्छे से पढ़ा जाए तो 40 में 30 क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। इस वजह से जो बच्चे सीएस वाले हैं उनको अगर सीएस कंप्यूटर साइंस में अगर कॉन्फिडेंस होगा वो सीएस वाला अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो वो भी ड्राइंग पढ़ सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो आपका हमने बताया है कि सीएस या ड्राइंग में से एक ही करना रहेगा, तो यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा आपको, यहाँ पे जो क्लास चलेगा ओनली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का चलेगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलिए या इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलिए, बात एक ही होता है। इससे भी कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, टोटल 200 मार्क का ये होगा। ये टोटल 200 मार्क का हो जाएगा और इसके लिए भी कितना लगेगा, 45 मिनट लगेगा। ये दोनों पेपर एक ही बार में कंटिन्यूअस होंगे। मतलब एक पेपर आप मैथ का करेंगे 45 मिनट तक वो चलेगा, आपके डिस्प्ले पे रहेगा, क्योंकि आपका सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप का होगा। 45 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक ये वाला मैथ वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये भी कितना होगा, इसमें भी 40 क्वेश्चन, 50 रहेगा, 50 क्वेश्चन टोटल रहेगा, लेकिन 50 में से कोई 40 ही करना रहेगा। तो 50 में से 40 करना रहेगा तो 30 बड़े आराम से हो जाएगा। अगर आप अच्छे से ड्राइंग पढ़ते हैं तो 30 आराम से हो जाएगा। बहुत बच्चे उससे प्लस भी कर सकते हैं अगर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में प्रश्न आता है तो, क्योंकि जो सिलेबस दिया है वही सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे 40 में अगर हम लोग बात करें तो 200 मार्क का ये हो गया। अब जो है यहाँ पे जो सीएस वाले बच्चे हैं, अगर वो सीएस कर लेते तो ठीक है, वहां से उनका सीएस हो जाएगा। नहीं तो इसमें जो रैंक बनाएगा वो ड्राइंग ही आपका बनाएगा, क्योंकि ड्राइंग का सिलेबस बहुत लिमिटेड है और ड्राइंग छोटे से सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्वेश्चन बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं ड्राइंग से। तो अगर आप ड्राइंग को अच्छे से पढ़ेंगे तो 50 में 30 क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। तो रैंक बनाने वाला सब्जेक्ट आपका जो है ड्राइंग ही है। अगर ड्राइंग आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका अच्छा रैंक बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखिए पेपर टफ है, नंबर सारे बच्चे कम पाएंगे, तो नंबर से मतलब नहीं रखना है आपको, रैंक से मतलब रखना है। आपको अच्छा रैंक आना चाहिए जिससे आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में इजीली हो जाए। नंबर से कोई मतलब नहीं। पेपर टफ आएगा तो जाहिर सी बात है नंबर कम आएगा, पेपर इजी आएगा तो जाहिर सी बात है नंबर क्या होगा, आपका ज्यादा आएगा। तो ये दोनों एक साथ पेपर होगा, ये दोनों एक साथ होगा, एक पाली में होगा आपका मैथ और ड्राइंग का। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे टोटल में। देखिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल कितने 400 नंबर का पहले वाले पेपर का पूर्णांक हो जाएगा। और हमने बताया 20% निगेटिव मार्किंग रहेगा, एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर क्या होगा आपका, माइनस होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इसको आपने आइडिया ले लिया, इसके बारे में चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं अभी। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2 में ये हो गया, 2 सब्जेक्ट हमको करना था, मैथ तुम्हारा कंपलसरी था, बाकी हमको ड्राइंग या कंप्यूटर साइंस में से एक करना है। तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जो हैं वो चाहे कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बाकी ड्राइंग आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 का अलग से एक पेपर होगा, सेक्शन 3 का अलग से एक पेपर होगा, दूसरे शिफ्ट में होगा। एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, लगातार पेपर नहीं होगा, बीच में गैप रहेगा आपका। अब इसमें जो है ये जो है सेक्शन 3 में जो है जनरल टेस्ट है, ये जनरल टेस्ट है, ये आपका बीटेक लेटरल के लिए भी है, बी फार्मा के लिए भी है और एग्जाम के लिए भी ये पेपर आपको होगा। इसमें टोटल क्या रहेंगे, इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ 75। इसमें देखिए कितना था, इसमें क्या था, सेक्शन 2 में क्या था, 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 इन ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट में टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 40 करना रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करें, इसमें कितना रहेगा, इसमें टोटल रहेगा आपका 75 क्वेश्चन। इसमें टोटल कितना रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 60 ही प्रश्न हल करने हैं। अब 75 में से 60 हल करना है तो 75 में 40 आराम से हो जाएगा। इतना भी बहुत कठिन सिलेबस नहीं है इसका, इसमें भी इतना कठिन सिलेबस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग बात करें इनपुट टेस्ट में ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें क्या जनरल नॉलेज। अब देखिए जनरल नॉलेज
अपने आप में बहुत ब्रॉड सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पे जनरल नॉलेज लिख दिया है। अब जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में डिटेल नहीं लिखा, तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा कि आप आईएएस लेवल का जीके पढ़ने लगे। आपको बेसिक जीके जनरल नॉलेज जानना जरूरी है, जो कह सकते हैं स्टैटिक जीके। तो इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या जो भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो जिसको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, वही टॉपिक आपको तैयार करना रहेगा। जीके में करंट अफेयर्स मतलब पिछले 6 महीने या 1 साल का करंट अफेयर देख सकते हैं, मतलब करंट अफेयर्स तो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, मतलब एक आइडिया दिया जाएगा। देखिए, क्योंकि इसका एकदम एग्जैक्ट सिलेबस तो है नहीं जीके का, तो एक ओवरव्यू दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्या कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। और दूसरी दिक्कत यहाँ पे ये है कि इसमें जो इसमें कंटेंट या टॉपिक लिखे गए हैं, उसमें ये नहीं बताया गया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। वहाँ पे आपका मैथ ओनली था, मैथ से था 40 प्रश्न, आपका ड्राइंग था, ड्राइंग से 40 प्रश्न था, लेकिन इसमें कई सेक्शन बटे हुए हैं, इसमें किस सब्जेक्ट से कितना आएगा ये नहीं कहा गया। लेकिन पेपर जो आएगा, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो 40 प्रश्न आराम से कर सकते हैं, उतना टफ नहीं है। ये जनरल नॉलेज हो गया, करंट हो गया, उसको जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, मतलब कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड कह सकते हैं, या रीजनिंग ही एक तरीके से कह सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब जो है ये जो है जनरल मेंटल एबिलिटी जो है, ये कहीं बुक में कहीं एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है जनरल मेंटल एबिलिटी का। ये कह सकते हैं रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होगा, एक तरीके से आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करेगा, तो एक तरीके से रीजनिंग टाइप का ही हो गया। तो जिनका खासकर मैथ अच्छा होता है तो वो इस टाइप का क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर लेंगे, इसको आपको अलग से कहीं से क्लास करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी पहले से मेंटल एबिलिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर पाएंगे। अगला आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक वाला पोर्शन आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपका अलजेब्रा हो गया, बेसिक जो आपका अलजेब्रा होता है, बेसिक अलजेब्रा कह सकते हैं हाई स्कूल लेवल का अलजेब्रा। हाई स्कूल लेवल का जो आपका जो बेसिकली आप लोग अर्थमेटिक पढ़ते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका नंबर सिस्टम हो गया, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये सारी चीजें, आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये आपका बेसिक अर्थमेटिक हो गया। उसके बाद अलजेब्रा की बात हो गया, आपका जो हाई स्कूल लेवल का अलजेब्रा होता है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरली वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। उसका ज्योमेट्री, हाई स्कूल लेवल की ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया हाई स्कूल लेवल का, स्टैट टाट टिल ग्रेड 8 और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होगा। इसके अलावा लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। तो इसमें देखें हम लोग जो है ये सारी चीजें, ये तो बहुत आसान है। नीचे वाला जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, बस जीके और आपका करंट अफेयर्स आ गया, इसमें डिवाइड नहीं है कितना आएगा, तो मतलब बहुत टफ नहीं आएगा। जीके या करंट अफेयर जो भी आएगा, 50% क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। और इसमें आप चाहेंगे ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है या एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, इसमें 60% क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कहने का मतलब 75 में आपको अटेम्प्ट करना है, 75 प्रश्न रहेंगे, 60 हल करना है, 40 क्वेश्चन अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो कर लेंगे बड़े आराम से। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने में अच्छे हैं तो आप 50 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सिलेबस अभी जल्दी ही चेंज किया है, मतलब समय बहुत कम है। अभी भी हम लोग देखें तो 3 मंथ का टाइम है, लेकिन इसी में आपका बीच में सेमेस्टर एग्जाम भी है, बीच में आपको सेमेस्टर एग्जाम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मैथ से आपको 40 करना है, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो 15 से 20 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं कि आप कर लेंगे। रीजनिंग में 40 करना है, 50 में 40 करना हम मान के चल रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट है तो आप 30 कर लेंगे। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 60 में जो है आपको लगभग आप मान के चलिए 40 क्वेश्चन कर लेंगे अगर आप एवरेज स्टूडेंट है। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो 40 30 70 और 10 80 5 85 हम मान रहे हैं। 85 प्रश्न अगर आप हल करते हैं कितने प्रश्न में, 60 40 100 140 प्रश्न में, 140 प्रश्न में यानी 14 5 70, 700 नंबर का एक तरीके से आपका पूर्णांक हो गया। 80 60 700 नंबर का आपका पूर्णांक हो गया। 700 में अगर आप 85 प्रश्न करते हैं यानी 85 गुणे 4, तो 4 पंजे 20 और 4 बटे 32 2 34, 340 नंबर अगर आप ले आते हैं, 340 नंबर एवरेज स्टूडेंट बड़े आराम से 85 प्रश्न 85 चौक के कितना होगा 340। और पूर्णांक आपका कितना है, पूर्णांक आपका है प्रश्न कितने 60 40 100 140। 140 प्रश्न में आप 85 प्रश्न अगर कर रहे हैं यानी कि आप 50% से ऊपर कर ले रहे हैं। तो अगर आपका 50% क्वेश्चन
अगर आपका सही सही जाता है 50% मार्क अगर आप पाते हैं, मतलब अगर आप लोग 350 नंबर पाते हैं कितने में से 60 40 100 और 140 प्रश्न में 140 14 25 70 700 में अगर 350 नंबर आप लोग पाते हैं तो मान के चलिए आपका 100 रैंक के अंदर आराम से आ जाएगा। और अगर आप इससे प्लस जाते हैं तो आपको मतलब और मतलब अच्छा रैंक लाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। जो पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग जो है पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। मतलब मान के चलिए हम लोग जो सिलेबस पढ़ाएंगे 10 to 100% हम लोग 100% देने की कोशिश करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग जो आपका मैथ पहले से पढ़ाया हुआ है उसमें कोई चेंजेज नहीं है, उतना आपका मैथ पहले से पढ़ा हुआ है। जो आपका एक्स्ट्रा मैथ है वो पढ़ाया जाएगा, बाकी आपका मैथ वहाँ से कवर हो जाएगा। और बाकी ये जो आपका ड्राइंग वाला पोर्शन है वो मैं कवर करूँगा। और बाकी ये सारी जो टॉपिक है इसको भी 2-3 टीचर मिल करके जो है पूरा का पूरा क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो अभी जो बच्चे अभी से पढ़ाई स्टार्ट किए थे या अभी पढ़ने के बारे में सोच रहे थे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी से भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो है इसका अलग से कोर्स ही आएगा। जो पहला वाला कोर्स था ऐप पे, उसमें बहुत सारा चीज़ का मिक्स हो गया है। तो वहाँ से मैं जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको मैं वहाँ से रिमूव कर दूंगा, वहाँ से जो एक्स्ट्रा कंटेंट है मैं वहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो और नया जो भी वीडियो आएगा वो वहाँ से फिर से पढ़ेगा। तो जो पुराना वीडियो पहले से पढ़ा हुआ है उसमें मैथ आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पुराने वाले में मैथ ही आपका सिलेबस में है। और ड्राइंग का कुछ पोर्शन रहेगा लेकिन ड्राइंग फिर से आपका जो है पढ़ाया जाएगा। तो मैथ अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस आपका क्या है, मतलब मैथ का सिलेबस क्या है, आपका जो कंप्यूटर साइंस है उसका सिलेबस क्या है, और आपका जो ड्राइंग है उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अब अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअली अलग अलग सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात देख लेते हैं। पहले कंप्यूटर साइंस ही देख लेते हैं, पहले कंप्यूटर साइंस देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस दिया हो, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सिलेबस ऑफ क्लास 12 का ही ये बेसिकली दिया हुआ। क्लास 12 के कंप्यूटर में जो रहता है, तो क्लास 12 का कंप्यूटर जो सीएस वाले डिप्लोमा करते हैं उसकी तुलना में आसान ही रहता है। तो जो सीएस से डिप्लोमा कर रहे हैं वो कंप्यूटर अपने सेल्फ से भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। सीएस वालों के लिए यहाँ एक प्लस पॉइंट हो गया। पहले दिक्कत क्या रहती थी, जो अदर ब्रांच वाले रहते थे वो काउंसलिंग के दौरान मैकेनिकल छोड़ के सीएस में चले जाते थे, सिविल वाले छोड़ के सीएस में चले जाते थे, अदर ब्रांच वाले अपना ब्रांच छोड़ के सीएस में जाते थे। तो सीएस में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया था। तो सीएस वालों के लिए एक अच्छी बात है, उनको रैंक बढ़ाने का एक मौका दिया है कि उनका सीएस जो है इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं एक सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सीएस में, आप एक बार सरसरी निगाह से जो सिलेबस देख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग, ये सब लैंग्वेज वगैरह हैं। तो जनरली जो अदर जो सीएस ब्रांच वाले नहीं रहते हैं वो इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो पहले जो कंप्यूटर साइंस आता था वो जीके बेस्ड रहता था, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, डिफरेंट है। तो अदर ब्रांच वाले सीएस के बारे में सोचेंगे ही नहीं, केवल जो सीएस वाले हैं वही सीएस के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये सब जो है आप लोग जो है अदर ब्रांच वाले कुछ नहीं पढ़ते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क है, नेटवर्क के बारे में जो है थोड़ा जीके टाइप कराता है, अदर ब्रांच वाले समझ सकते हैं सेल्फ से। अब इसमें भी कंप्यूटर साइंस में भी अब वहाँ पे तो नाम दिया हुआ था, उसके अंदर उस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है, कंटेंट आपका डिटेल में दिया गया है। फिर आपका चैप्टर 2 जो है स्टैक है, इसके बारे में दिया गया है। चैप्टर 3 जो है आपका है, चैप्टर 4 आपका है, चैप्टर 5 आपका है, चैप्टर 6 आपका है। तो जो ये आपके कंप्यूटर के सिलेबस हैं ये एकदम 10+2 का जो आपका कंप्यूटर है वो पूरा का पूरा है। लेकिन पहले जो आता था वो काफ़ी इजी रहता था, उसकी तुलना में ये टफ है जो सीएस ब्रांच के नहीं है। तो वो जो है इसका क्वेश्चन करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इस कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है कि केवल इसको आप पढ़ करके नहीं जान सकते पूरा का पूरा। जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहे, जब तक आप लोग उस टॉपिक पे कंप्यूटर पे वर्क नहीं किए रहेंगे, तब तक वो कंप्यूटर का वो चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का सिलेबस। अब कंप्यूटर के बाद हम लोग देख लेते हैं, कंप्यूटर के बाद हम लोग देख लेते हैं और सब्जेक्ट का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हम लोग देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी जो आप लोग पहले पढ़ते थे उससे कुछ डिफरेंट है, उससे कुछ आपका डिफरेंट है। अगर हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दिया सिलेबस फॉर क्लास 12,
इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पहला आपका है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, मतलब जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, इसको हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि इस प्रकार ड्रा करेंगे, तो उससे रिलेटेड है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल शोइंग मेन डिविजन्स ऑफ 10 mm एंड स्मॉलर डिविजन्स ऑफ 1 mm, आल्सो showing the leading angles. Isometric projection drawn in isometric scale of solid such as cube, regular prism and pyramids, triangular, square, pentagonal, hexagonal, ये सब पिरामिड के बारे में। कोन के बारे में सिलेंडर, स्पेयर, हेमीस्फेयर कीपिंग द बेस साइड ऑफ द सॉलिड पैरेलल आर परपेंडिकुलर टू HP oblique VP, the axis of solid should be either perpendicular to HP or VP, parallel to HP and VP। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जब पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा। तो आपको बनाना तो है नहीं, आपको इससे रिलेटेड थियरी के बारे में जानना, तो वो चीज़ें काफ़ी आसान है। दूसरा आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। उस पर तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है मशीन ड्राइंग। मशीन ड्राइंग में मशीन पार्ट्स के बारे में है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेड्स के बारे में, थ्रेड्स के बारे में, स्टैंडर्ड प्रोफाइल ऑफ स्क्रू थ्रेड, स्क्वायर नकल, BSW मेट्रिक बोल्ट के बारे में, स्क्वायर हेड, हेक्सागोनल हेड, प्लेन वाशर के बारे में। ये सब जो है मैकेनिकल वाले बच्चे मशीन डिजाइन के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, मशीन डिजाइन में भी ये पढ़ा जाता है। विदाउट वाशर फॉर असेंबलिंग टू पार्ट्स टुगेदर। मशीन ड्राइंग में और आपका फ्री हैंड स्केचिंग है, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड्स। इसका कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन पूछा, टाइप्स ऑफ स्टड, प्लेन स्टड, स्क्वायर नेक स्टड, कॉलर स्टड, टाइप्स ऑफ रिवर्ट्स, रिवर्ट्स के बारे में, स्नैप हेड, फ्लैट हेड, पेन हेड। तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन आते हैं। ये सब पूरा जो ये ड्राइंग में दिया है मशीन ड्राइंग में, ये सब मशीन डिजाइन का पोर्शन है। ये मैकेनिकल वाले बच्चे जो है मशीन डिजाइन के सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैकेनिकल में पढ़ाई जाती हैं। अगला आपका बियरिंग के बारे में, बियरिंग के बारे में, ओपन बियरिंग के बारे में और बुश बियरिंग के बारे में। और अगला आपका राड ज्वाइंट, काटर ज्वाइंट ऑफ राउंड राड्स और काटर ज्वाइंट ऑफ स्क्वायर राड्स। और अगला है टाई राड एंड पाइप ज्वाइंट, इसमें टर्न बकल है, फ्लैंज पाइप ज्वाइंट आर टू बी सोन। तो ये सब जो आपका ड्राइंग है, ये सब जो ड्राइंग है, पहले जब मैकेनिकल से कंडीजर वाले ड्राइंग एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ते थे मशीन ड्राइंग, तो वहाँ पे इन सब चीज़ की ड्राइंग बनाने के लिए रहता था। तो यहाँ पे जो है आपका ड्राइंग में जो सिलेबस आप लोग पढ़ रहे थे वो एक तरीके से जनरल था, बेसिक था, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में जो आपका है मैक्सिमम जो है थोड़ा सा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में दिया हुआ है, नहीं तो पूरा का पूरा आपका क्या है मशीन ड्राइंग के बारे में। तो देख रहे हैं बहुत कम, ओनली 5 यूनिट है, और 5 यूनिट से आपके जो है कितने प्रश्न आ रहे हैं, 50 प्रश्न आ रहे हैं, 40 करने हैं। इस वजह से इसका सिलेबस जो है बहुत, अगर आप कंप्यूटर की तुलना में इसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस की अगर बात करेंगे, सिलेबस इसका क्या है बहुत कम है, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो वेटेज इसका बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और सब्जेक्ट जो हमारा है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में क्या क्या है आपका, मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें आप पहले से पढ़े हुए हैं और बाकी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ाई जाएंगी। हम लोग कोशिश करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो है कवर हो जाए। अभी 3 महीने का समय है, भरपूर समय है, कोशिश करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बस साथ साथ चलना है, साथ साथ चलना है। हम लोग आगे आगे चलेंगे, आप लोगों को पीछे पीछे चलना है। यहाँ पे पहला क्या है आपका अलजेब्रा है। अलजेब्रा में भी ये टॉपिक दी हुई है। अलजेब्रा में क्या है, मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। ये आप लोग जो है 3rd सेमेस्टर मैथ में बेसिकली पढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है, सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड्स। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका जो है कैलकुलस है। कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमा एंड मिनिमा है। उसके अलावा क्या है, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन है, इनडिफिनिट इंटीग्रल और सिंपल फंक्शन है, इवेल्युएशन और इंडिफिनिट इंटीग्रल है, डिफिनिट इंटीग्रल है आपका। इसके अलावा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व वाला है। पूरा आपका पूरा डिप्लोमा वाला जो है मैथ दिया हुआ एक तरीके से, 1st 2nd 3rd सेमेस्टर मिला के। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, फार्मूलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशंस है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है। इसके अलावा क्या है, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल्स, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका है। आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, अगला लीनियर प्रोग्रामिंग है जिसमें मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग फॉर प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल्स। देखिए ग्राफिकल मेथड से आएगा टू वेरिएबल्स के लिए, जो हम लोग जो है हम लोग अलजेब्रा में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं। फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन्स हैं, और आपका क्या है, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन है। ये आपका था। अब यहाँ पे जो है यूनिट वाइज जो है आपका डिटेल में दिया गया रिलेशन एंड फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये B1 हो गया सेक्शन B1। और आपका क्या है फिर अलजेब्रा में हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब पूरा डिटेल में आप लोग जो है अपने मोबाइल में ओपन करेंगे, आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिनको मैथ थोड़ा सा टफ लगता है उनके लिए दिक्कत वाली बात है, लेकिन ये जान लीजिए कि मैथ से क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन करने हैं आपको, समय 45 मिनट का लग रहा है। अगर जिसको आता रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो जो आपको आसान लगता होगा, जो चैप्टर आपको आसान लगता होगा, उसी पे पूरा मन लगा के फोकस करना है। पूरा बहुत ज़्यादा 100% पढ़ने की कोशिश नहीं करना है कि मैथ में पूरा का पूरा 100% तैयार करें। अगर 100% तैयार भी कर लेते हैं आप, 100% मैथ आप पढ़ भी लेते हैं, तब भी आप 100% क्वेश्चन एग्जाम में कर भी नहीं पाएंगे, आता हुआ रहेगा तब भी। क्यों? क्योंकि समय मैथ में बहुत कम है। आपका सेमेस्टर एग्जाम ये है, उतना समय नहीं मिलेगा कि उतना प्रैक्टिस कर पाए। कुछ चीज़ें और हम लोग जान लेते हैं इसके अलावा कुछ चीज़ें क्या जाननी है कि हमने बताया था कि जो आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो जो है 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, 1 अप्रैल। लेकिन इसमें जो नोटिस आया उसमें ये डेट चेंज कर दिया है। उसमें ये डेट क्या है, 1 जनवरी 2022। तो अभी जो लोग जनवरी में भी बनवाए होंगे, हाल ही में बनवाए होंगे, उनको दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट आपका चेंज हो गया है। आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नीचे डिटेल में चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। तो आपका इसमें जो 1 जनवरी 2022 पूछा है, ये किसके लिए है, EWS सर्टिफिकेट के लिए है, EWS के लिए। और क्या है, OBC वालों का जो बनता है नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट और EWS वालों का 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। बाकी आपका इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वो भी आप नया बनवा लीजिएगा 1 जनवरी 2022 के बाद का। बाकी अगर आपका डोमिसाइल रहता है वो पुराना चल जाएगा। SC ST का भी अगर पुराना रहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा 3 साल से ज़्यादा पुराना न हो। तो जो सर्टिफिकेट बनवाना था, तो आप लोगों को पता आइडिया लग गया होगा कि कौन से सर्टिफिकेट बनवाने हैं, और अगर आपका पुराना कब तक का है मान्य होगा, कब तक का है मान्य नहीं होगा। बाकी सारी आपको डिटेल पता चल गई है सिलेबस के बारे में। जल्द ही 1-2 दिन में आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका पूरा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। बस आप लोगों को साथ साथ हम लोग आगे चलेंगे, आप लोगों को पीछे पीछे चलना है। बस जो लोग पहले से 1 साल से लगे हुए थे उनका थोड़ा सा मेहनत जो है बेकार गया है, क्योंकि जो लोग अभी कुछ नहीं पढ़े थे और जो लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए चीज़ें सेम हो गई। मतलब जो लोग वो पढ़े थे उनका वो लाभ मिलने वाला नहीं है। जो लोग नया पढ़ाई स्टार्ट करे, जो लोग पहले से पढ़ाई पढ़ रहे थे वो एक तरीके से क्या हो गए, यहाँ पे एकदम बराबर हो गए। लेकिन जो पढ़ने की आदत थी, जो मेहनत था, वो तो काम आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा। और जो चीज़ें आप लोग पढ़े हैं, जैसे आप लोग अभी आगे जब डिप्लोमा के बाद JEE वगैरह का एग्जाम देंगे, जैसे आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, तो बहुत सारे JEE के एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे मैकेनिकल का भी क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिकल का भी आएगा, सिविल का भी आएगा, चाहे जिस ब्रांच के आप स्टूडेंट रहे हो। तो वहाँ पे अगर अभी ये पढ़े हुए हैं और अभी का अगर आप लोग ड्राइंग या अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिए हैं या बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़े हुए हैं, तो उसका नोट्स संभाल के रखिएगा। वो नोट्स आपको इन फ्यूचर काम जरूर आएगा। अगर आप मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं और इन फ्यूचर आपको JEE का एग्जाम देना है, तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं, मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, सिविल वाला, वो चीज़ें आपको जो है नोट्स वगैरह संभाल के रखना है। अभी लीट की एग्जाम में काम नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे वो सिलेबस में आपको देखने को जरूर मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।